हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी यूपी एनएचएम का जो पेपर होने वाला है। तो 13 मार्च को जो इसका पेपर होने वाला है, तो उसमें जो पोस्ट है, उसमें एक जो पोस्ट है जिसका नाम है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, उसके लिए जो जो सिलेबस दिया हुआ, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग अपनी क्लास देखने वाले हैं। तो इसमें जो दिया हुआ इंपॉर्टेंट फॉर हैंड वॉशिंग के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं अपना आगे का सिलेबस। तो इसमें जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर हैंड वॉशिंग, जो हैंड वॉशिंग है, हैंड वॉशिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही हम तो बच ही सकते हैं, साथ में जो हमारे साथ में जो काम करने वाले हैं, हम उनको भी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसमें हैंड वॉशिंग का काफ़ी अहम रोल है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अपने और अपने परिवार को बीमार होने से बचाने के लिए हाथों को धोना सबसे अच्छा तरीके में से एक है। जब आप अस्पताल में होते हैं या दूसरों के साथ अपनी देखभाल की जाती है, तो आपके देखभालकर्ता और मुलाकातियों को भी अक्सर अपने हाथ धोने की आवश्यकता होती है। सभी से पूछे गए कि उन्हें कि आपको या उन चीज़ों को छूने से पहले अपने हाथ धोएं या नहीं, जो आपकी देखभाल में प्रयुक्त हो सकती है। घर पर जहां मरीज या परिवार के सदस्य द्वारा देखभाल की जाती है, वहां वहां भी हाथ धोने की ज़रूरत होती है। अपने हाथों को कैसे धोएं, इसके बारे में देखते हैं। अपने हाथों को साफ और बहते बहते पानी या ठंडे या गर्म पानी से गीला करके नल को बंद करके और साबुन लगाएं। बेसिक इसमें ये बताया गया कि जो जो हैंड वॉशिंग के जो तरीके होते हैं, 7 तरीके होते हैं हैंड वॉशिंग के, उसके बारे में बताया हुआ है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया हुआ है। कि अपने हाथों को साबुन के झाग से रगड़ कर साफ करें। अपने हाथों के पिछले भाग को अपनी उंगलियों के बीच में और अपने नाखूनों के अंदर साबुन का झाग लगाएं। अपने नाखूनों के अंदर और उसके इर्द गिर्द साफ रखने के लिए उन पर किसी भी नेल ब्रश या पुराने टूथब्रश का प्रयोग कर सकते हैं उंगलियों को, नाखूनों को साफ करने के लिए। और यहाँ पे जो अपने हाथों को कम से कम जो है 20 सेकंड तक हमको रगड़ना चाहिए, जिसके द्वारा जो हमारे हैंड वॉशिंग जो है अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो सके। और अपने हाथों को साफ बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धोएं। पानी को बंद करने के लिए अपने हाथ में एक पेपर या टॉवेल या एक टिश्यू पेपर के जैसे या साफ तौलिए का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करना उस समय आपके हाथ को साफ रखता है जब आप नल या हैंडल को छूते हैं जो कि साफ नहीं है। इस या किसी साफ तौलिए से या एयर ड्राई का प्रयोग कर सकते हैं अपने हाथ को सुखाने के लिए। आगे देखते हैं। और ये 7 तरीके जो हैं WHO के द्वारा बताए गए हैं, कैसे कि 7 तरीके होते हैं हैंड वॉश करने के प्रॉपर तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप जो है, रब पाम टुगेदर, दोनों जो हाथों की हथेलियां हैं इनको आपस में रगड़ना, ये फर्स्ट स्टेप में आता है। सेकंड स्टेप में आता है रब द बैक ऑफ बोथ हैंड, जो हाथों का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको आपस में रगड़ने और उसको आपस में रगड़ने से उसको साफ साफ किया जा सकता है। थर्ड स्टेप में जो है हम अपनी फिंगर को जो इंटरलॉक करके एक दूसरे के साथ अपनी फिंगर को रगड़ते हैं, जिससे जो उंगलियां साफ हो सकें। और जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में जो है हम अपनी उंगलियों का जो सामने का हिस्सा होता है उसको अपनी जो हथेली पे उसको रब करते हैं। और जो पांचवा स्टेप है, पांचवें स्टेप में जो हम दोनों हाथ का जो अंगूठा है उसको रोटेट करते हैं, जिससे अंगूठा जो है उसको साफ किया जा सके। और ये दोनों हाथ में वाइस वर्सा करते हैं, दोनों हाथों में इसको करते हैं कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोथ हैंड में इसको किया जाता है बार बार। छठे स्टेप में जो देखते हैं, जो रफ फिंगर टिप ऑन पाम टू बोथ हैंड, जो दोनों हाथों की जो उंगलियों का जो सामने की जो टिप होती है उसको जो एक दूसरे पाम पे रगड़ते हैं, जिससे जो सामने की जो उंगली के है वो साफ़ हो सके। और जो आखिरी स्टेप जो 7वां है, स्टेप ये आखिरी स्टेप है, इसमें जो हम करते हैं, इस स्टेप में जो है हम अपनी दोनों जो कलाइयों को हैं उनको रोटेट करके उनको साफ़ करते हैं। तो ये जो 7वां स्टेप है, इसमें हम लोग अपनी कलाइयों को धुलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और वैसे तो जो हाथ धोने का जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, ये जो साबुन और पानी के द्वारा सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बट अगर इन किसी कंडीशन में अगर साबुन व पानी ना हो सके, तो उसके लिए उसके जगह पर हम जो सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। जो सैनिटाइज़र का जो हम प्रयोग करते हैं, उस सैनिटाइज़र वो जो सैनिटाइज़र होना चाहिए उसमें जो जो एल्कोहल का कंटेंट होना चाहिए, कम से कम जो 60% का एल्कोहल का कंटेंट होना चाहिए। उस सैनिटाइज़र के द्वारा जो हम विदाउट पानी और विदाउट सोप के द्वारा हम हाथ धुल सकते हैं, अपनी जो हैंड वॉशिंग उसके द्वारा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हैंड वॉशिंग का चैप्टर है तो इसमें परसेंटेज पूछ सकता है कि जो ये जो सैनिटाइजर होना चाहिए इसमें एल्कोहल का परसेंट कितना होना चाहिए। तो एल्कोहल का जो परसेंट होना चाहिए, कम से कम जो 60% एल्कोहल का कंटेंट होना चाहिए उसमें जो सैनिटाइजर होता है। आगे देखते हैं। हर साल जो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो मनाया जाता है, इसको जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, हर साल जो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। और जो इस साल जो मनाया गया था 2021 में जो मनाया गया था, ये जो मनाया गया था 15 अक्टूबर को इसको मनाया गया था। और जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो 2021 का जो थीम था, इसका जो थीम था आवर फ्यूचर इन हैंड एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर, ये इसका थीम था। और जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, इसको हर साल इसको जो फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था 2008 में इसको मनाया गया था, तब से इसको जो कंटिन्यू मनाया जा रहा है। और अभी जो लास्ट वाला जो मनाया गया था सन 2021 में मनाया गया था। जो नेक्स्ट आने वाला जो मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 15 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन्स एंड इट्स एटिकेट्स जो हैं, जो रेस्पिरेटरी हाइजीन्स और इसके बारे में क्या इसकी जो विशेषता है, क्या इसका जो उपयोग है, इसके बारे में इसके बताया गया है कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जो श्वसन से संबंधित बीमारियां होती इनकी वजह से जो मृत्यु जो मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। और जो जो भारत या विश्व में जो मौत होती है, ये जो श्वसन संबंधी बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो पूरे वर्ल्ड में जो मृत्यु होती है, करीब इसके द्वारा 2.5 लाख से जो 5 लाख तक की जो डेथ हो जाती है। तो हर साल इतने लोगों की जो है जो सांस संबंधी बीमारियों की वजह से जो मृत्यु हो जाती है। और इसकी वजह से जो हर साल हर कंट्री का जो घाटा होता है, $71 और $71 से $167 बिलियन तक का जो पर ईयर जो है नुकसान देखने को पड़ता है। ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, ये बहुत खतरनाक होती हैं और बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो जाती हैं एक दूसरे के, मतलब अगर एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो सकती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो सकती हैं। और इनकी ये जो बहुत खतरनाक होती हैं, इसके द्वारा जो एयर सोल होता है, जो हम सांस लेते हैं, उसमें जो सांस के द्वारा जो इनके जो पैथोजन है एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर जाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है बीमार करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी बीमारियों के बारे में बताया गया है, जिनकी वैक्सीन एज और वैक्सीन और ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन रेस्पिरेटरी पैथोजन उनके बारे में बताया गया है। तो जो पहला है ये वेरिसेला जोस्टर ये है, फिर दूसरा कोरोना वायरस, तीसरा जो है डिप्थेरिया, फिर जो है ग्रुप ए स्टेप्टोकोकी, फिर जो है यह जो है हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, मिजेल, रुबेला, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, वोपिंग कफ और कॉमन कोल्ड। ये सारी जो है बीमारियाँ, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं। ये जो है सांस के थ्रू एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती हैं। इनके जो पैथोजन हैं, ये वायु में जब कोई सांस लेता है तो ऐसे ही मूव करते रहते हैं और एक से दूसरे के में पहुँचते रहते हैं और उसको बीमार करते हैं। ये देखते हैं आगे वेरिसेला जो चिकन पॉक्स होता है, ये जो इसको जो काजेस होता है वेरिसेला जोस्टर के द्वारा ये होता है। और इसमें जो है बॉडी पे जो छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और ये छोटे छोटे दाने होते हैं, यही इन्हीं को जो है चिकन पॉक्स कहा जाता है। तो ये जो चिकन पॉक्स होता है, ये वेरिसेला जोस्टर जो है ये जो है इसका काजेस होता है, वेरिसेला जोस्टर की वजह से होता है। आगे जो है कोरोना वायरस भी जो है ये पैथोजन के द्वारा होता है। इसको जो कहा जाता है सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो इसको कहा जाता है। और कोरोना वायरस से पहले जो था ये था MERS, इसको जो कहा जाता था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको कहा जाता था। और ये जो देखा गया था, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रियाँ हैं, जैसे सऊदी अरब हुआ, UAE हुआ, वहाँ ये सबसे पहले देखा गया था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये वहाँ जो देखा गया था वहाँ ऊँटों में हुआ था, ऊँटों से जो धीरे धीरे इंसानों में हुआ था। और जब कोई भी बीमारी जब जानवरों से जो इंसानों में होती तो उसको कहा जाता है जूनोटिक डिजीज उसको कहा जाता है। जब कोई बीमारी जो है जानवरों से इंसानों में होती, जैसे जो कोरोना वायरस था ये पहले चमगादड़ों में हुआ था, चमगादड़ों से धीरे धीरे इंसानों में हुआ और इंसानों में फैला, तो इसको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। ऐसे ही ये MERS था, ये भी जो वहाँ ऊँटों में हुआ सऊदी अरब में, और फिर ऊँटों से भी इंसानों में हुआ था। तो ये भी एक प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज ही है। आगे देखते हैं। और ये है कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर, कोरोना वायरस के जो स्ट्रक्चर है ये है। आगे देखते हैं। आगे जो है डिप्थेरिया जो होता है, ये कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण जो होता है ये डिप्थेरिया होता है। और यह भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ ही है। डिप्थेरिया में जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है, डिप्थेरिया जैसे ये जो गला है इसमें जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है डिप्थेरिया की वजह से। और इसका जो मेन सिम्टम जो मेन सिम्टम है, गला सूखा रहता है, गले में स्वेलिंग हो जाती है और जो सांस लेने में दिक्कत, ये सारे सिम्टम जो हैं ये डिप्थेरिया में सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकी जो इसके द्वारा जो होता है, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और इसमें जो होता है, इसमें गले और जो स्किन संबंधी जो बीमारियां इसमें देखने को मिलती है, जो गले में खराश और स्किन में जो पैचेस आ जाते हैं, ये आते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकी के द्वारा आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो है ये हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा जो है ये भी एक प्रकार की जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और इसमें जो होता है, इसमें जो ये निमोनिया की जो सीवियर कंडीशन होती है इसको कहा जाता है हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। और इसमें भी जो है जो चेस्ट होता है इसमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और जो सांस की नली होती है इसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है इसमें। आगे देखते हैं इन्फ्लुएंजा जो है ये भी एक डिजीज़ है और ये जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। और इसमें भी जो है इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जो इसमें भी इन्फेक्शन होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें फीवर आता है और जो मसल्स हैं इनमें पेन होता है और जो ठंड बहुत तेज़ी से जो मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का, बुखार बहुत तेज़ी से आता है और वोमिटिंग आती है, कफ आता है। ये सारे सिम्टम जो देखे जाते हैं इन्फ्लुएंजा में, सारे सिम्टम देखे जाते हैं। आगे देखते हैं।
आगे जो मिज़ल्स है, मिज़ल्स जो है ये भी एक जो है वायरल इन्फेक्शन होता है। ये मिज़ल्स जो है ये भी वायरल इन्फेक्शन है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें भी जो सांस लेने में दिक्कत होती है और इसको जो कहा जाता है, इसको रुबेला भी कहा जाता है। मिज़ल्स को इसको रुबेला का भी कहा जाता है। और जो मिज़ल्स के लिए जो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, MMR जो है इसके लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। मिज़ल्स मिज़ल्स रुबेला जो इसके लिए इसका जो MMR वैक्सीन का जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो फुल MMR का जो फुल फॉर्म है, मिज़ल्स मम्प्स रुबेला, इस वैक्सीन का नाम है। और मिज़ल्स में जो है बॉडी पे जो छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं, ये मिज़ल्स में ही देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं मम्प्स। मम्प्स जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है और इसका ये भी जो स्प्रेड होती है, ये एरोसोल्स जो ड्रॉपलेट होते हैं इनके द्वारा जो इन्फेक्शन जो होता है ये स्प्रेड होता है। और इन सबके लिए इसमें जो जो ट्रांसमिशन होता है, इसमें जो जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, इसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। और इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है, MMR जो है इसके लिए भी वैक्सीन दी जाती है। जो मम्प्स होता है इसके लिए भी MMR वैक्सीन का ही प्रयोग किया जाता है। और जब ये होता है मम्प्स, जो ये गले में सूजन आ जाती है, इसी को मम्प्स कहा जाता है। आगे देखते हैं रुबेला। रुबेला ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और इसको भी क्योर करने के लिए MMR वैक्सीन का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है, इसमें भी जो बॉडी पे जो लाल चकत्ते देखने को मिलते हैं, इसमें भी रुबेला में भी देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए जो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, MMR वैक्सीन का इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं निमोनिया। निमोनिया जो है इसमें भी जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इसमें जो हमारा जो जो फेफड़े होते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और जो 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 फेफड़े में जो एल्वेलाई जो होते हैं, इनमें जो फ्लूइड जमा हो जाता है। एल्वेलाई जो ये संरचना होती है, ये जो हमारे जो लंग्स होते हैं, इसी में एल्वेलाई संरचनाएं होती हैं। और इन संरचनाओं में इनमें जो है फ्लूइड आ जाता है, जिससे जो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये भी जो मेन रीज़न है, ये निमोनिया का ही मेन रीज़न है, जिसकी वजह से इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। आगे देखते हैं जो जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो ये बैक्टीरिया है, ये इसके द्वारा जो है ये ट्यूबरक्लोसिस होता है। और ये भी जो है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें जो है लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जिससे जो सांस लेने में दिक्कत होती है इसमें ट्यूबरक्लोसिस में। और ट्यूबरक्लोसिस जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू एक से दूसरे के में ट्रांसमिट हो सकती है। इसलिए जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति के जो है उससे उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का जो कुछ जूठा भी नहीं खाना चाहिए, जिस व्यक्ति को जो ट्यूबरक्लोसिस हो चुका हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं वुपिंग कफ। वुपिंग कफ जो होता है, इसको जो कहा जाता है, इसको पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। और ये जो होता है इसका जो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका जो बैक्टीरिया का नाम जो है बॉर्डिडेला पर्ट्यूसिस जो है, जो इसके बैक्टीरिया का नाम है। और ये जो ज़्यादातर देखा जाता है बच्चों में, ज़्यादातर इसको देखा जाता है वुपिंग कफ को। आगे देखते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है ये भी एक प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और ये इन्फेक्शन के थ्रू होता है। और ये जो करीब करीब जो 200 जो स्ट्रेन हैं ये वायरस के देखे जाते हैं, जो कॉमन कोल्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। करीब 200 वायरस जो हैं ये कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें भी जो एयर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, एक से दूसरे में जो है हवा के थ्रू जो ट्रांसमिट होते रहते हैं और एक दूसरे को जो इन्फेक्ट करते रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार की जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ ही है। और ये जो कॉमन कोल्ड है, इसके जो दो स्ट्रेन देखने को मिलते हैं। एक को जो कहा जाता है कोरोना वायरस, दूसरा जो होता है रेनो वायरस। जो ये दो स्ट्रेन जो है ये कॉमन कोल्ड को जो कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे देखते हैं, तो एक बार फिर से सारे देखते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी जो पैथोजन थे कौन कौन से थे। ये वेरिसेला जोस्टर ये भी था, और ये कोरोना वायरस, डिप्थीरिया, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकी ये भी था, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, मिज़ल्स। और जो मिज़ल्स के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, MMR जो है मिज़ल्स के लिए वैक्सीन दी जाती है। मम्प्स, रुबेला, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, वुपिंग कफ और कॉमन कोल्ड, ये सारे जो हैं, ये सारी जो बीमारियां ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ में ही आती हैं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा जो हम किसी भी बीमारी को जो उसके जो स्प्रेड होने या उसके फैलने की जो दर को जो है हम कम कर सकते हैं। जैसा अभी जो कोरोना वायरस जो देखने को मिला था, इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी प्रयोग किया गया था, जिसके द्वारा जो एक दूसरे को करीब 6 फीट की दूरी पर एक दूसरे को रहना होता था, जिसके द्वारा जो इन्फेक्शन को कम से कम ट्रांसमिट होता था आगे। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये अहम रोल निभाती है। अगर किसी बीमारी को रोकना है तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी अहम रोल निभाती है। बाकी ये आप लोग इसको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं डिजीज़ काजेड बाय जो मस्कीटो, जो मच्छर जनित जो बीमारियां होती हैं इनके बारे में देखते हैं। तो मच्छर जनित जो बीमारियां होती हैं ये जो मच्छर के द्वारा फैलाई जाती हैं और ये जो मच्छर के काटने से फैलती हैं। जैसे ये मच्छर के काटने से फैलती हैं तो ये कौन कौन सी हैं? जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू एंड मलेरिया। ये सारी जो हैं, ये सारी बीमारियाँ जो हैं ये मच्छर के काटने से होती हैं।
तो इनको मच्छर जनित बीमारियां भी कहा जाता है। तो देखते हैं डेंगू फीवर, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, वेस्ट नाइल फीवर और ईस्टर्न इक्विप्ड इंसेफ्लाइटिस, ये सारे जो हैं, ये सारी बीमारी जो हैं ये मच्छर के द्वारा ही फैलाई जाती हैं। मच्छर से कहीं काटने से या मच्छर के द्वारा ही फैलाई जाती हैं ये जो सारी बीमारियाँ। आगे टेबल दी हुई, टेबल में जो है मोस्टली तो हमारा जो सिलेबस है उसमें तो मस्कीटो बॉर्न डिजीज ही बताई गई हैं। बाकी इसमें बाकी और भी जो सारे जो जानवरों के द्वारा जो या जानवर या बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियाँ फैलाई जाती हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग उसको भी देख सकते, आप उसको भी देख के आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं ये जो एडीज एडीज जो मच्छर है इसके द्वारा जो फैलता है, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका वायरस, लिम्फेटिक पैरालिसिस, रिफ्ट वैली फीवर, ये सारे जो है ये जो एडीज मच्छर है इसके द्वारा ये फैलाया जाता है, एडीज मच्छर के द्वारा। बाकी ये जो है ये जो क्यूलेक्स मच्छर है इसके द्वारा जो होता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, लिम्फेटिक पैरालिसिस, और ये भी जो होता है ये भी क्यूलेक्स मच्छर की वजह से होता है। और आगे जो ये है एनाफोलीज जो है ये भी मच्छर है और इसके द्वारा जो होता है लिम्फेटिक फिलरिसिस और मलेरिया, मलेरिया, ये जो मादा एनाफोलीज मच्छर होता है इसके द्वारा जो मलेरिया फैलाया जाता है। और ये जो मलेरिया है इसका जो पैथोजन है ये पैरासाइट होता है, ये जो मलेरिया का जो पैथोजन। बाकी यहाँ सबके जो पैथोजन है इनके बारे में भी दिया हुआ है, जैसे चिकनगुनिया का पैथोजन जो वायरस है, डेंगू वायरस है, लिम्फेटिक फिलरिसिस जो है इसका पैरासाइट्स है, रिफ्ट वैली फीवर ये वायरस है, येलो फीवर वायरस है, जीका वायरस है, बाकी जो लिम्फेटिक फिलरिसिस ये पैरासाइट है, मलेरिया पैरासाइट है, जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस है, और ये जो लिम्फेटिक फिलरिसिस ये पैरासाइट है, और वेस्ट नाइल फीवर जो है ये वायरस है। ये जो इनके जो पैथोजन हैं जिनके द्वारा ये फैलाया जाता है। तो आप लोग इसको एक दो बार पढ़ लीजिए और ध्यान से। बाकी जो ये टेबल जो दी हुई है इसमें जो मच्छर जनित बीमारियों के अलावा बीमारी दी है इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इन सब के बारे में जो सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, बाकी आप लोग देख सकते हैं कि हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन इससे भी आ जाए तो आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिए। आगे देखते हैं डिजीज काजेज बाई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें तो पहला जो ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है ये जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है ट्यूबरक्लोसिस, और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इस बैक्टीरिया का नाम है। और इसमें जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, टीबी के बैक्टीरिया के द्वारा जो लंग्स में इन्फेक्शन किया जाता है जिससे जो सांस लेने में दिक्कत होती है, और यही जो मेन सिम्टम्स है टीबी का। और टीबी की जांच करने के लिए जो हमारा जो बलगम होता है बलगम की जांच की जाती है, तब इसका पता चलता है। आगे देखते हैं जो एंथ्रेक्स जो है ये सीरियस इन्फेक्शन डिजीज़ है। ये जो होता है ये जर्म इन्फेक्शन जो होता है, जो पॉजिटिव जर्म्स होते हैं उनके द्वारा होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका जो शेप होता है रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होता है, और इसके जो बैक्टीरिया का नाम होता है बेसिलस एंथ्रेसिस जो है एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया का नाम है। और ये जो बैक्टीरिया है कॉमनली जो ये ज़मीन में रहता है, जब लेकिन ये ज़मीन के जो जानवरों के द्वारा ज़मीन में रहता है, जब जानवर जो घास वास खाते हैं तो उसके थ्रू जो जानवरों में पहुंच जाता है, जो फिर जानवरों के थ्रू जो है इंसानों में पहुंच जाता है ये जो एंथ्रेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं टिटनेस जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, और इसका जो बैक्टीरिया का जो नाम है क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी जो है इस टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम है। जो टिटनेस को जो कहा जाता है इसको लॉक जॉ भी टिटनेस को ही कहा जाता है। आगे जो है लेप्टोस्पिरोसिस जो है ये भी एक बैक्टीरिया है, और इसके द्वारा जो है ये जो अफेक्ट करता है ये जो ह्यूमंस और एनिमल दोनों को ही अफेक्ट करता है। और इसके जो बैक्टीरिया का जो नाम है जेनिसस लेप्टोस्पिरोसिस जो है इसके बैक्टीरिया का ही नाम है। आगे देखते हैं निमोनिया जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। निमोनिया जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसका जो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है, और ये जो निमोनिया है बैक्टीरियल डिजीज़ है। आगे देखते हैं जो कॉलरा जो है कॉलरा इज एक्यूट डायरिया इलनेस एंड काजेज बाय द इन्फेक्शन एंड इंसेस्टाइन। इसमें जो कॉलरा जो होता है जो हमारी आंत होती है इनमें इन्फेक्शन होता है, और इसका जो बैक्टीरिया का जो नाम है विब्रियो कॉलोरी जो कॉलरा के बैक्टीरिया का नाम है। आगे देखते हैं जो बोटुलिज्म जो है इसके जो बैक्टीरिया का नाम जो है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का इसके बैक्टीरिया का नाम है। आगे देखते हैं आगे जो है स्यूडोमोनास इन्फेक्शन जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, और MRSA इन्फेक्शन ये भी बैक्टीरियल ही डिजीज़ है, और ई कोलाई जो है ये हमारी आंत में पाया जाता है और ये भी जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, और मेनिंजाइटिस ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। आगे जो है गोनेरिया, बोवाइन प्लेग और सिफिलिस ये सारे जो हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ ही हैं। आगे देखते हैं डिजीज़ काजेज बाई वायरस, जो वायरस के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो वायरस के द्वारा जो बीमारियां होती हैं इनके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये जो कौन कौन सी बीमारी हैं, एड्स ये जो वायरस के द्वारा होती है, कॉमन कोल्ड ये भी वायरस के द्वारा होता है, इबोला वायरस ये भी इबोला वायरस है ये भी वायरस के द्वारा ही होता है। आगे जो है जेनिटल हर्पीस ये भी वायरस के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा है ये भी वायरस के द्वारा होता है, मीजल्स, चिकन पॉक्स ये सारे जो हैं ये वायरस के द्वारा होते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे जो इसका टॉपिक था कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसको जो सेकंड लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।